नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत वृद्धि संधि के बारे में। दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना होगी वो संस्कृत में वृद्धि संधि के बारे में पाठ्य योजना रहेगी। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए दोस्तों, पाठ्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करना ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना है जो संस्कृत की व्याकरण की पाठ्य योजना है जो कि वृद्धि संधि पे है। इससे पहले हमने गुण संधि की भी पाठ्य योजना हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो उसकी आवश्यकता है तो उसको ज़रूर देखिए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर पाठ्य योजना में जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ फॉर्मेलिटी होती है। जब भी हम कक्षा के अंतर्गत जाते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जिसे हम ब्लैक बोर्ड स्किल के नाम से जानते हैं। इसमें विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, ठीक है, ये फॉर्मेलिटी करनी होती है। उसके बाद प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण के बाद ये प्रकरण उस समय खाली छोड़ देना होता है। और जब हम प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना के बाद जब उद्देश्य कथन हम बोलते हैं उस समय ये प्रकरण लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी सामान्य उद्देश्य की। दोस्तों, हर लेसन प्लान, हर पाठ्य योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? हमारे विषय से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने अभी संस्कृत के बारे में हम पढ़ा रहे हैं लेसन प्लान, और ये व्याकरण की पाठ्य योजना है, ठीक है। तो दोस्तों, जो संस्कृत व्याकरण की जब बात करें तो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड उसके कुछ सामान्य उद्देश्य इसमें हम जानेंगे, जिसमें होगा संस्कृत व्याकरणम प्रति रुचि उत्पादन, संस्कृत व्याकरण से ध्वनि तत्वानाम ज्ञान प्रदानम, ठीक है। उसमें संस्कृत के व्याकरण शब्दों के प्रति रुचि उत्पादन करेंगे बच्चे में। संस्कृत व्याकरणगत संधि समास प्रत्यय आदियों का नियमों का ज्ञान करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें छात्र से शुद्ध वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है उनकी योग्यताओं को उत्पादन करेंगे। और चारों कौशल होगा जो कि श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चारों कौशल है उनका बच्चे में सामर्थ्य उत्पादन करना। उसके बाद है छात्रेषु व्याकरण सायम शुद्ध भाषाएं प्रयोगम कौशला उत्पादन, यानी बच्चों में व्याकरण की सहायता से, ठीक है, व्याकरण सहायन यानी व्याकरण की सहायता से शुद्ध भाषा का प्रयोग कैसे करें, उनका कौशलों में उत्पादन करना। आगे देखते हैं दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य। दोस्तों, ये विशिष्ट उद्देश्य हैं, इस पर ध्यान देना दोस्तों। जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो होते हैं अपने जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं यानी अपना जो प्रकरण होता है उससे संबंधित होते हैं। और इसमें देखते हैं वृद्धि संधि हम जब पढ़ा रहे हैं तो वृद्धि संधि से परिचय करवाएंगे बच्चों के, और वृद्धि संधि इत्यस्य नियम का ज्ञान कराएंगे, उसमें कौन सा नियम होता है। और पाठ्य पुस्तक के विद्यमान जो विभिन्न पाठ्य पुस्तक में जो वृद्धि संधि से युक्त शब्द हैं उन पदों का परिचय कराएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अब हमारी पाठ्य योजना पे, जिसमें है अगला बिंदु सहायक उपकरण। दोस्तों, हर पाठ्य योजना में सहायक उपकरण जरूर होते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, सांकेतिका। ये हमारे पाठ पढ़ाने में सहायता करेंगे, इसलिए इसको सहायक उपकरण बोले जाते हैं। अब आते हैं हमें पूर्व ज्ञान। नए बिंदु पे पूर्व ज्ञान होता है कि बच्चों में जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हमारा आज का प्रकरण रहेगा, जो भी हम पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को पूर्व ज्ञान कुछ है या नहीं उससे संबंधित, उसके बारे में बच्चों से जानेंगे। तो दोस्तों, अब हमारे आते हैं मुख्य बिंदु पर, प्रस्तावना पे। दोस्तों, प्रस्तावना जब भी हम करते हैं तो कुछ नियमों के माध्यम से करते हैं, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, इत्यादि सूत्र होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रस्तावना करते हैं। और इनका मतलब मैं आपको पहले की पाठ्य योजना में भी अच्छे से बता चुका हूँ कि ज्ञात से अज्ञात क्या होता है, ये नियम ही क्यों लागू होते हैं, ठीक है। सरल से कठिन यानी थोड़ा विस्तार में संक्षिप्त में बता देता हूँ कि ज्ञात से अज्ञात का मतलब है बच्चों में जो पूर्व ज्ञान होता है ना वो बच्चों को ज्ञात होता है, और जो हम नवीन ज्ञान बता रहे हैं वो बच्चों के लिए अज्ञात होता है, इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर हम चलेंगे। और जो बच्चों में पूर्व ज्ञान जो था, जो बच्चों में पहले से ज्ञान है वो उनके लिए सरल है, और जो अब हम नया ज्ञान दे रहे हैं वो बच्चों के लिए अभी कठिन रहे। जिसको कठिन को हम सरल बनाते हुए आगे जब नया पाठ पढ़ाएंगे तो उनके लिए ये जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं वो उनके लिए सरल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी प्रस्तावना में। आज हम बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, वृद्धि संधि जो हमारा प्रकरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो प्रस्तावना का बिंदु लिया गया है उसमें प्रश्न माध्यम लिया गया है,
उसमें प्रश्न किए जाते हैं कुछ, और उसके माध्यम से हमारी प्रस्तावना यानी प्रकरण निकालने की कोशिश की जाती है बच्चों के सामने। तो दोस्तों इसमें पहला है भुवनेश्वर इति पदम विभज्यति, यानी विभजति, यानी भुवनेश्वर जो इति पद है उसका विभाजन क्या होगा। तो बच्चे इसका आंसर देंगे भुवन और धन ईश्वर, यानी भुवन धन ईश्वर भुवनेश्वर बनेगा, यानी इसमें गुण संधि है। तो हम पढ़ा रहे हैं आज वृद्धि संधि, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या होगा, गुण संधि का पहले से ज्ञान होगा, तभी हम आगे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद द्वितीय क्वेश्चन, पूर्व पदस्य, यानी जो ये पूर्व पद है, ध्यान रखना दोस्तों, जो ये पूर्व पद है भुवन, उसमें अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, न, क्या है, न। और न में से अगर हम हलंत न करते हैं तो उसके बाद अस्वर निकलता है। दोस्तों ये जो वृद्धि संधि है हम स्वरों के बीच करेंगे, क्योंकि दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं, और स्वर का भेद ही वृद्धि संधि है, इसलिए इसमें स्वर निकलेगा। उसके बाद उत्तर पद, जो दूसरा पद है, उसमें जो प्रथम अक्षर है, इसमें पूछा है आदि वर्ण, आदि वर्ण को बोलते हैं दोस्तों प्रथम, आदि को प्रथम बोलते हैं, तो प्रथम इसमें ई है, तो अ तो अंतिम का है, और ई द्वितीय जो उत्तर पद है दूसरा पद उसका प्रथम या आदि वर्ण, और इनको मिलाने से, तीसरा क्वेश्चन है अ धन ई अनियो स्थाने एक आदेश, यानी इनको मिलाने से एक आदेश में किससे होता है, तो ए आदेश होता है, इनका आदेश क्या होगा, ए। अत्र का संधि, तो यहाँ पे सवाल किया गया है छात्राध्यापक द्वारा, यहाँ पे कौन सी संधि है, तो बच्चे जवाब देंगे इसका गुण संधि। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन होगा जो कि हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, कि बच्चे तो जानते हैं क्या, अ और ई को मिलाने से क्या हुआ, ए, ये बच्चों में ज्ञान पूर्व ज्ञान हो गया। उसके बाद अब नवीन ज्ञान की बात करें, अ धन ए, ये नवीन बच्चों को ये नहीं पता, पहले बच्चों को अ और ई के बारे में पता था, अब अ और ए नया बात हम रख रहे हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे इसका समस्यात्मक जवाब देंगे, यानी उसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हम उद्देश्य कथन पे आते हैं, जब अंतिम हमारा सवाल उद्देश्य कथन पे आते हैं तो अंतिम सवाल होना चाहिए वो समस्यात्मक होना चाहिए। उसके बारे में हम देखते हैं, उद्देश्य कथन में हम बात करेंगे कि अकारात परम, जो ए के बाद अगर ई उ या री या फिर ली ये हो तब उन वर्णों में क्या होता है, गुण। ठीक है, यदि अकार यानी अकारांत के पर में यानी अकारांत के बाद में ए या ओ औ ये होता है तब वो वृद्धि संधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम वृद्धि संधि के जब बात उद्देश्य कथन कह देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वृद्धि संधि का जो प्रकरण हमने ब्लैक बोर्ड पे खाली रखा था उसको हम भर देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रस्तुतिकरण। दोस्तों जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तब विशेष रूप से माना जाता है प्रस्तुतिकरण के बाद पाठ का प्रस्तुतिकरण, की हम संधि जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका प्रस्तुत किस प्रकार बच्चों के सामने रखते हैं। तो दोस्तों ये आगमन विधि के द्वारा पढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें उदाहरण जो व्याकरण की सबसे इजी मानी जाती है वो आगमन विधि के द्वारा पढ़ाई मानी जाती है। तो आगमन में बच्चों को क्या है कि परमेश्वर यानी जो एक शब्द है उदाहरण है उसके माध्यम से बच्चों को नियम तक पहुंचाया जाता है। तो अब बच्चों में क्या है, पहले तो उदाहरणों के माध्यम से हम तो पहले उनकी जो संप्रत्यय क्लियर करेंगे कि बच्चों में हम क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद जब बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे तो बच्चे आसानी से जवाब देंगे कि इसमें कौन सा नियम लगा है। तो उदाहरणों के माध्यम से हम बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें पहला उदाहरण देखिए दोस्तों कि श्री राम है परम ओजस्वी आसीत, यानी जो श्री राम थे वो परम ओजस्वी थे। ठीक है, उसके बाद हम इस उदाहरण को अच्छे से बच्चों के सामने रखेंगे। इसमें पहला प्रश्न हम करेंगे कि वाक्य संधि युक्त पदम किम, यानी इसमें रेखांकित पद भी हम लिख सकते हैं क्योंकि रेखांकित किया गया हमने, तो इसमें बोल सकते हैं कि बच्चों इसमें रेखांकित पद कौन सा है या संधि युक्त पद कौन सा है। तो बच्चे इसका नाम है परम ओजस्वी। परम ओजस्वी इति पद विभज्यत, यानी इस जो पद है परम ओजस्वी इसका संधि विच्छेद करो। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे इस हिसाब से। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन वही सेम प्रोसेस रहेगी कि पूर्व पद से अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण इसका में ए रह गया स्वर, और इसमें ओजस्वी में औ है, तो इसका उत्तर पद का आदिम वर्ण यानी जो प्रथम वर्ण है वो औ।
अब इन दोनों के बीच हमने संधि करके बताया, प्रस्तुत कर रहे हैं हम, ध्यान रखना ये बच्चों से हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं आएगा क्योंकि नई बात बच्चों को सिखा रहे हैं, अभी तक बच्चों को नहीं भी आए, ज़रूरी नहीं आए, नहीं आएगा तो हमें को बताना पड़ेगा क्योंकि हम बच्चों के सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम खुद भी बताएंगे बच्चों को, अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है नहीं भी आएगा क्योंकि उसके लिए विषय ही नया है अभी तक। तो अगर पूर्व ज्ञान से अगर रिलेटेड तो हमें रखना ही है, तो बच्चों को थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन नहीं आए तो आपको बताना है, तो इसमें अववर्दी हो जाएगी। तो ऐसे ये शब्द पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। वैसे ही और उदाहरण देंगे हम, ऐसे 3-4 उदाहरण हम देंगे बच्चों को ताकि उनका बच्चे का जो संप्रत्यय अच्छे से समझ में आ जाए। तो दूसरा जो उदाहरण है वो स मम सुबेशी अस्ति, स मम सुबैशी अस्ति। ठीक है, वह मेरा सुबेशी है, इसका हिंदी अर्थ है ये। उसके बाद हम बच्चों को वो सेम प्रोसेस के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे कि वाक्य में संधि युक्त पद कौन सा है, तो बच्चे सुबेशी इसका उत्तर देंगे। उसके बाद सुबेशी इति पदम का संधि विच्छेद करना है, तो शुभदन एसी। उसके बाद पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण है भ है तो ब में से ए निकलेगा। उसके बाद उत्तर पद का अंतिम जो प्रथम वर्ण है एसी का, तो इसमें ए आएगा, तो उसको ए को यहाँ ले लेंगे। उसके बाद इन दोनों में जो मेल करने से बन रहा है वो वर्दी होगी, वो आई की होगी, ये द्वितीय, तो हमारा शब्द बन जाएगा। वैसे ही अगला उदाहरण में हम लिए हैं परमेंद्र जाली का, यानी परमेंद्र जाली के एक शब्द है उसको लिया है जो संधि युक्त पद है। उसमें बच्चों को सेम प्रोसेस से वही क्वेश्चन पूछेंगे, अत्र संधि युक्त पदम किम, तो यहाँ पे परमेंद्र जाली का एक शब्द है वो लिया गया है। उसमें बच्चों में वापस इसका विभाजन करवाएंगे तो परम इंद्र जाली का। ठीक है, उसमें वही प्रोसेस कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, तो उसको मेलने से क्या होगा, वही से आई यानी वृद्धि करेंगे। तो बच्चों को ये 3-4 उदाहरण देने से बच्चों से क्लियर हो जाएगी यहाँ पे ए या फिर आ आए। ठीक है, और इसको प्लस में आगे हो क्या हो, ए या फिर ओ, ये दोनों हो, या फिर आगे हमने और भी उदाहरण ले सकते थे उसमें आओ। ऐसा कुछ करके ये जब नियम होता है, ऐसा हर जब बच्चे देखेंगे कि हर एक प्रकार से जब छात्र अध्यापक उदाहरण दे रहा है तो हमेशा ये चीज़ें आ रही है सामने। तो अगर ये चीज़ें सामने आती है तो इसका एक तो ये होता है और इसका औ होता है, यानी आई और औ, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो बच्चे हर उदाहरण में देखेंगे तो बच्चे का संप्रत्यय क्लियर होगा कि हमेशा ये चीज़ें आ रही है और उनसे क्या बन रहा है, ये आई और औ बन रहे हैं, रिजल्ट ये निकल के सामने आ रहा है। तो बच्चों का फिर सामान्यीकरण करेंगे, क्योंकि अब तक तो बच्चों को बहुत से उदाहरणों में हम घुमा रहे थे, लेकिन अब उनको एक सामान्य जगह पर लेके आएंगे। तो बच्चों को बताएंगे हम अकारात और आकारात परम, यानी इनके बाद ऐकारात बहुती, यानी ऐकारात होगा तो हम क्या करेंगे, आई, यानी ए और आई होगा तो उसको क्या कर देंगे हम आई। उसके बाद अकारात यानी ए और आ होने पर और उसके बाद ओ और औ होने पर उसका औ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों को एकदम क्लियर कि हमें क्या सीखा था हमने। उसका छोटा रूप ये है कि इसका मतलब तो ये था, इतने बनाने के मतलब से ये समझ में आएगा इसका मतलब ये है। उसके बाद जब बच्चों को समझ में आ गया तो उसके बाद बच्चों से क्या करवाते हैं हम, प्रयोग। ठीक है, जब प्रयोग करवाएंगे तो हम पहले तो ये नियम बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे कि ये नियम है, ताकि बच्चों क्या बच्चों में एक साथ तो संप्रत्यय क्लियर होगा नहीं, तो बच्चों के सामने ये लिख देते हैं। उसके बाद कुछ शब्द हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही वृद्धि संधि से संबंधित कुछ पद होते हैं, उनको बच्चों से हम ये करवाते हैं। जैसे कि सदैव तो सदधन एव, तथैव ततधन एव, है ना, जलधन ओक। तो ऐसे कुछ करके बहुत से शब्द हैं जो कि हम बच्चों से करवाते हैं। उसके बाद होता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होता है दोस्तों कि वृद्धि संधि कदा भवति, ऐसे 2 या 3 प्रश्न हम रख सकते हैं जिसमें वृद्धि संधि से और वृद्धि किन किन वर्णों में होती है बच्चों को ये भी पूछेंगे। और उसके बाद जो वृद्धि युक्त पद हैं जो उसकी पाठ्य पुस्तक में, उनको लिख के लाने के, उनको संधि विच्छेद करके लाने के लिए हम बच्चों से कहेंगे। ये गृह कार्य होगा जो कि बच्चों का जो कक्षा के बाद का जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग लेने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, ये भी आप विशेष ध्यान रखें।
तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाठ्य योजना में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।